हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेकर। मेरे को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स ने अपनी पुस्तक द लेवियाथन में जो सिद्धांत दिया है, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत को हम लोग 6 बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। क्या बिंदु हैं कि मानव स्वभाव का स्वरूप, दूसरा प्राकृतिक अवस्था, तीसरा प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून, चौथा समझौते के क्या क्या कारण थे, पांचवा समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, छठवां जो राज्य उत्पन्न हुआ उसका स्वरूप क्या था। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत का ही है और इसका पूरा विस्तार से जो चर्चा की है वो लेवियाथन में की है। मानव के स्वभाव की जहाँ तक बात है, हॉब्स का मानना है कि मानव पैदाइशी स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्म केंद्रित प्राणी है। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक मशीन है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है, वह भी मशीन के समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है, अर्थात मानव प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही हॉब्स अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य संवेदनाओं का जीव है और मनुष्य की विचार शक्ति भी संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। इंद्रियों के माध्यम से जब गति केंद्रीय स्नायु स्थान में पहुंचती है, संस्थान में पहुंचती है, तो वहाँ संवेदना के रूप में प्रकट होती है और मस्तिष्क की इसी संवेदना को विचार कहते हैं। हॉब्स ने अच्छाई बुराई पर भी विचार किया और यह विचार उसकी गति के आधार पर किया। जिन वस्तुओं को से वह आकर्षित होता है वह अच्छी होती हैं, जिन्हें वह नापसंद करता है वो बुरी होती हैं। अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव की भावना में है। इस प्रकार से हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था के बारे में चित्रण किया। हॉब्स ये भी कहता है कि 3 ऐसे कारण हैं जिनके कारण मनुष्य निरंतर संघर्ष करता रहता है: प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति। यद्यपि मनुष्य शांति चाहता है किंतु उसे सदैव दूसरों से भय लगता है। वह अपनी संपत्ति और अधिकार बढ़ाना चाहता है, अतः अपने साथियों के साथ साथ शाश्वत संघर्ष में संलग्न रहता है। इस प्रकार से हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण किया है। हॉब्स ने दूसरे बिंदु में प्राकृतिक अवस्था की बात की है। वो क्या कहता है, राज्य की उत्पत्ति से पहले ही की स्थिति जो होती है उसको हम प्राकृतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। उसने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को जो स्वार्थी, एवंवादी, संघर्ष में तथा अहंकार युक्त इच्छाओं की पूर्ति में लीन बतलाया है। उसने अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता है। इस प्रकार से उसने बताया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत इस प्राकृतिक अवस्था में लागू होता है। और उसने संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक अवस्था की 3 विशेषताएं देखने को मिलती है। इसमें नैतिकता का सर्वदा अभाव था और सत और असत का कोई विचार नहीं होता था। नंबर 2, इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। नंबर 3, इस अवस्था में व्यक्तिक संपत्ति का अभाव था। यह हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी। नंबर 3, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्रकार के कानून गिनाए।
उनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। प्रथम वह है जो मनुष्य शांति की खोज करने के लिए शांति से रहे। दूसरा, प्राकृतिक अधिकारों का, सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करें, मनुष्य अपने वचन की पालना करें। इस प्रकार से 19 प्राकृतिक कानून बनाए। तो मैं ये कहूँ कि वेपर के अनुसार हॉब्स की प्राकृतिक कानून का निचोड़ क्या है? एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे अपने प्रति करना अरुचिकर प्रतीत होता हो। इसको मैं इंग्लिश में कहना चाहूँ, डू नॉट दैट टू अनदर विच थो वुडलेस्ट नॉट हैव टू दे सेल्फ। तो इस प्रकार से यह हॉब्स की प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून आपको देखने को मिलते हैं। आगे मैं बात कहूँ तो समझौते की क्या कारण थे, समझौते की क्या ऐसी अवस्था थी कि जिसके कारण जो है एक समझौता करना पड़ा। प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थी और उन्हीं के कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति हुई, अर्थात समझौता करना पड़ा। समझौते के कारण ही राज्य अस्तित्व में आया। इसके क्या कारण थे? प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी स्थिति में यह अवस्था जो है कि बड़ी कठिन थी। तो इसलिए आवश्यक था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। नंबर 2, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे ही, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाला कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जाता था। नंबर 3, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। नंबर 4, प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वाले को उचित दंड देने वाली कोई दंड शक्ति अस्तित्व में हो, अर्थात कोई संप्रभु शक्ति हो। इसलिए ये मुख्य कारण थे जिनके कारण सामाजिक समझौता करना पड़ा। अब क्या है सामाजिक समझौता जिसके कारण राज्य की उत्पत्ति हुई? प्राकृतिक अराजकता अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स ने समझौते की बात कही, जिसके अनुसार मनुष्यों ने आपस में समझौता किया, एक संविदा की, एक अनुबंध किया, एक करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है? उसका क्या आशय है? किस आशय की शपथ लेता है? कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयमेव अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार छोड़ देगा। इस प्रकार का जो समझौता आपस में एक समूह के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जो हुआ, उसके कारण नगर राज्य अर्थात राज्य की स्थापना हुई और प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अधिकार सौंपते हैं। वह दीर्घकालीन लेवियाथन की उत्पत्ति हुई और वह जनता को शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी में मानव देव की भांति स्थापित हुआ। इस प्रकार से यह एक राज्य अस्तित्व में आया। और राज्य का स्वरूप क्या था, राज्य किस प्रकार का था, उसकी मैं बात करना चाहूँ तो राज्य समझौते द्वारा 2 कार्यों की पूर्ति करता था। समझौता जो है 2 कार्यों की पूर्ति करता था। कौन सा? वह एक व्यवस्थित तथा सभ्य समाज की स्थापना करता था। दूसरा, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता था जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। हॉब्स का संप्रभु पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभु सत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना करना है। और अगर मैं इसको संक्षेप में कहना चाहूँ तो समझौते के बाद समाज एवं राज्य का प्रादुर्भाव हुआ तथा कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का श्री गणेश हुआ। हॉब्स ने भी कहा है, उस महान दैत्य लेवियाथान अथवा राज्य, उस मृत्य प्रभु
का इसी प्रकार से जन्म होता है। वही मृत प्रभु है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्रछाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। सामाजिक समझौते द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन की स्थापना करता है और एक राज्य अस्तित्व में आता है। इस प्रकार से हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग 6 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पूर्व में जैसा मैंने कहा, मानव के स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक अवस्था क्या है, उस प्राकृतिक अवस्था से उबरने के लिए हम लोग किस प्रकार से सामाजिक समझौता करते हैं, प्राकृतिक अधिकार और कानून क्या हैं, सामाजिक समझौता एवं उसके कारण और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और जो उत्पन्न राज्य होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, इत्यादि भागों में विभाजित करके हम लोग हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को पढ़ते हैं। और इसी आधार पर मैंने आपके समक्ष यह प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।